हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि हमने पिछले चैप्टर में आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। तो उस टाइम पे इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि विच रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन एंड विच रीजन अकॉर्डिंग टू डिग्री इट हैज बीन डिवाइडेड। तो उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू, जिसमें हमने अमेजोन बेसिन भी पढ़ लिया था और इसके साथ ही हमने पढ़ा था डू यू नो वाला पोर्शन। फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया था कि अमेजोन फॉरेस्ट में बेसिकली किस तरीके का क्लाइमेट पाया जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ ही हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट देख लिया था और फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मीन्स कि फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली, और फॉना मीन्स एनिमल्स किस तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द विच इज पीपल एंड द सेटलमेंट। ये हमारा टॉपिक है, क्या है, पीपल एंड द सेटलमेंट। सो वी आर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली वो किस तरीके से सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल है। जब घने जंगल है तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट लोगों का है, क्या लाइफ स्टाइल है, एज वेल एज इन we know that कि हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं टू नो दैट about the people who are different from us, as well as हम उनके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो कि हमसे डिफरेंट लाइफ जीते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। स्पेशली उनका अलग कल्चर है, खाने पीने का, रहने का तरीका अलग है, तो है ना, एक एक्साइटमेंट अंदर से होती है। एज सेम हम पीपल एंड सेटलमेंट में पढ़ेंगे कि अमेजोन के लोग हमारे से किस तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे द पीपल हु लिव इन दीज जंगल्स। इस जंगल में, अमेजोन के जंगलों में जो लोग रहते हैं, have to live in a small clusters and survive on a hunting and forest। बेसिकली क्या काम करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और एक क्लस्टर्स में रहते हैं। क्लस्टर मीन्स क्या होता है बेटा, क्लस्टर मतलब होता है क्या, ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप में रहते हैं, जनरली अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो खतरा भी होता है ना कि अगर हम ग्रुप में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि जंगली जानवर या मे बी सर्वाइविंग में प्रॉब्लम आए। ठीक है, वेरी नाइस। देन दे हैव बीन बेसिकली involve themselves in hunting and fishing for meat and fruit। ये बेसिकली मतलब कि सर्वाइविंग के लिए हंटिंग और फिशिंग पे और इन मीट पे और फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं। हमारी तरह बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, यिप्पी नूडल्स नहीं खाते बेटा, ये बेसिकली फ्रूट्स खाते हैं, मीट पे डिपेंड करते हैं, और वहाँ पे जो भी हमें हंटिंग और फिशिंग से मटेरियल मिल जाता है वो खाते हैं। एडिबल रूट्स भी खाते हैं। फ्रूट्स एंड एडिबल रूट्स मतलब कुछ पेड़ पौधों की ऐसी जड़ें होती हैं या स्टेम्स होते हैं, पत्तियां होते हैं, जो हम खा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे पालक एक पत्ती होती है ना, तो हम पत्तियां ही तो खाते हैं, एक टाइप ऑफ ग्रास। ठीक है, तो ये एडिबल होता है तो हम खाते हैं। तो वैसे ही एडिबल रूट्स कुछ होते हैं पेड़ पौधों को जिन्हें हम खाते हैं। देयर स्टैपल फाउंड इज अ मनियोक और कसावा विच ग्रोज अंडर द सरफेस लाइक पोटैटो। पोटैटो की तरह ये दो नाम लिया जा रहा है दो क्रॉप्स का, विच इज मैनियोक एंड कसावा। ठीक है, मैनियोक और कसावा का क्या होता है बेटा, यहाँ पे यूज होता है, दैट इज वो बिल्कुल पोटैटो आलू की तरह ही होता है, बट आलू नहीं होता है। ठीक है, so they have at a place carried out slash and burn pattern of agriculture and the primary crops has been जैसे tapioca and pineapple, sweet potato, coffee and maize। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ कि इससे ओनली फ्रूट्स पे और प्लांट्स और वेजिटेशन जो वहाँ का ऑलरेडी है हंटिंग पे डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर भी करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना बेटा कि एग्रीकल्चर करते तो हैं, पर ये एग्रीकल्चर का जो पैटर्न फॉलो करते हैं दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आप बोलोगे मैम स्लैश एंड बर्न क्या होता है, तो मैं बता दूं, स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है, यहाँ पे बताऊं मैं, जो स्लैश होता है, स्लैश एंड बर्न, क्या जाता है, बर्निंग होती है, बर्न करते हैं किसको। एक मान लो हमारे पास ये लैंड एरिया है, यहाँ पे हमने आधे में खेती कर ली, खेती करने के बाद 1-2 सालों बाद हमने इस पे आग लगा दी, सीधे आग लगा दी, सारा चीज बर्न हो गया और हम आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स द हाउसेज आर आइदर बुilt विद अ थैच रूफ्स और शेप्ड लाइक अ बीहाइव। बीहाइव शेप का इनका रूफ रहता है, वी कैन सी हियर, ये इस तरीके से जाएगा, है ना, बीहाइव शेप होता है रूफ का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो जब बारिश होती थी जो नीचे वाले पोर्शन है ना,
ये नीचे साइड है, ये जो बिहाइव शेप है, इससे पानी आएगी, ड्रॉपलेट्स आएंगी और वो नीचे चली जाएंगी, ठीक है। नो कलेक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है तो मे बी घर के अगर वाटर में ऑलरेडी क्या होता है बेटा, वेट होता है, ज्यादा पानी अगर हो गया तो इनके घर गिर जाएंगे, इसलिए इस तरीके का बनाते हैं। देन द अदर लार्जर हाउसेस कॉल्ड द मालोकाज हैव स्लैंटिंग रूफ्स, इनके रूफ जो होते हैं क्या, बड़े बड़े जो घर होते हैं उनके भी रूफ क्या होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं, ठीक है। एंड वेयर फ्लोटिंग ऑन द वाटर लॉगिंग इज कॉमन, पीपल हैव हाउसेस on the stilt as well. Accessibility to these dwellings was mostly by the navigating over the rivers, waters, boat and were no roads. यहाँ पे roads नहीं होता और हर जगह पे वाटर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए लोग यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को उसी तरीके से जीते हैं जैसे कि उन्हें इजिली जी सके, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था पीपल एंड देयर सेटलमेंट। देन हम इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन में आने वाले थे, तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सीन्स ऑफ अमेज़न इज चेंजिंग, बहुत चेंज हो रहा है फास्ट तरीके से, क्योंकि फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है लकड़ियों के लिए, रोड्स बनाए जा रहे हैं और अलग अलग इंटीरियर एरियाज में भी, मतलब बिल्कुल अंदर रोड्स बनाए जा रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पे फार्मिंग भी हो रही है, इसलिए जो फॉरेस्ट है वो क्लियर किए जा रहे हैं और अमेज़न जो है वो बहुत तरीके से बदल रहा है, ठीक है। एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड्स बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह जहाँ पे उतर सके वो बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरिंग एंड लॉगिंग एक्टिविटी यही से हो रही है। मतलब कि बेसिकली हम देखो तो मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या हो रहा है बेटा, मॉडर्नाइजेशन में हम देखेंगे कि पहला क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें एयरवेज, AIR है ना, एयरवेज, रोडवेज बनाए जा रहे हैं और उसके बाद हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, किसका, इंडस्ट्रीज का, ऑयल और बाकी इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। एट द पीस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस नियरली 50%, कह रहा है 50% तक का डिफॉरेस्टेशन हो गया है, ऐसा बोल रहा है 2025 तक का डाटा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2022 to 23, मतलब वो दिन 1-2 सालों में ही ऐसा आ जाएगा जबकि हमारा 50% अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो चुका होगा। द पीपल हु लिव्ड देयर हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम द डेवलपिंग एरियाज, जो लोग हैं वो डेवलपिंग एरियाज में जा रहे हैं, एज द वे लाइफ एंड सर्वाइविंग बीइंग डिस्टर्ब्ड, इस वजह से जो लोग हैं वो आना जाना ज्यादा शुरू करें, इंटरेक्शन करें, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नॉर्मली जो लोग रहते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रहते थे और ह्यूमन बीइंग रहते थे, उनके सर्वाइवल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घर में अगर कोई हमारे बिना परमिशन के आना जाना, रहना, खाना शुरू कर देगा तो हमें डिस्टर्बेंस होगी। Such scale forest cutting would have a negative impact on the natural production of oxygen, thus the affects the atmosphere of the earth। कह रहा है, पहले क्या बोला था, कहा था कि lungs of the world बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lungs of the world। क्यों बोलते हैं lungs of the world, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 20%, ठीक है, 20% मीन्स 1/5 जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, वो कौन देता है, अमेज़न फॉरेस्ट। जब 20% देता था ऑक्सीजन, जबकि ये 100% था, कितना था बेटा, 100%। लेकिन अब अगर वहीं 100% होने पे 20% ऑक्सीजन मिलता था, तो अगर इसको 50% हो जाएगा, कहा ना कि 50% ट्रीज कट डाउन हो जाएंगे 2025 तक, तो बताओ कितने परसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, सीधे 10%, मतलब 10% से भी कम, लेस देन 10%, समझ लो, क्योंकि और भी चीजें अफेक्ट करेंगी। अब आप बताओ बेटा कि ऐसे में क्या सर्वाइविंग ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए दिक्कत नहीं होगी, होगी, पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज होगा और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आगे, and less rainfall have caused severe drought and the Amazon suffered the worst drought of the at last 100 years in 2005 and 10। 2005 से 2010 में ऐसी एक ड्रॉट आई थी जो कि 100 सालों में कभी देखने को हमें नहीं मिली थी। लॉन्ग ड्राई स्पेल्स अफेक्ट द क्रॉप, फिशिंग एज वेल एज लीड टू फॉरेस्ट फायर। इतनी ज्यादा गर्मी और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्यों, सॉरी, रेनफॉल नहीं हुई, क्यों, ड्रॉट एरिया आ गया, ड्राइनेस हो गई, क्यों भाई,
इसलिए क्योंकि ट्रीज काटे जा रहे थे, इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग का ज्यादा हो रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे असर पड़ा। तो क्लाइमेट पे जब असर पड़ा तो बारिश ही नहीं हुई, तो ऐसा बोलते हैं कि बारिश ना होने की वजह से कुछ पेड़ पौधे सूख गए, जो फिशिंग होती थी वो खत्म हो गई, और इवन इतना ज्यादा गर्मी बढ़ गई कि जंगल में आग लग गई कई ढेर सारे एरियाज में। दिस कैन बी रिजल्ट इन अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर किसी जंगल में आप आग लगा दोगे तो कई ढेर सारे स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएंगे जल के ऑब्वियसली, और इसके साथ ही कह रहा है इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हार्म होगा। बिल्कुल होगा बेटा, अचानक से 20% पूरे दुनिया का अचानक से 20% अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना, तो फिर बहुत लोग को सांस की बीमारी हो जाएगी, है ना, ये चीज थी। देन गंगा ब्रह्मपुत्रा, क्या बोल रहा है बेटा, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात होगी। किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे डैश आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा। लोकेशन एंड एक्सटेंट, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ ये फैली है, ठीक है, कहाँ पे ये फैली हुई है, ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम together form the larger part of the Great Northern Plain. The basin lies in the subtropical region situated between 10 degree north and 30 degree north latitude. 10 degree to 30 degree नॉर्थ पे क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलके क्या बनाते हैं, वैसे अगर बात करें तो नदर्न प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नदर्न प्लेन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों जहां पे मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के आसपास, नॉर्थ ईस्ट के आसपास, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम डिवाइड करें, इंडिया का मान लो ये ऊपर वाला पोर्शन है, राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, ये ऐसे आएगा राजस्थान, ये गुजरात हुआ, और ये नीचे वाला साउथ। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जब गंगा और यहाँ ब्रह्मपुत्रा इंटर करता है तिब्बत ने चाइना से, कहाँ से, तिब्बत चाइना से जब इंटर करता है, तो गंगा के साथ मिलके क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, है ना। तो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे क्या बोल रहा है, The North Indian Plain, the basin lies in the subtropical region situated between 10 degree north to 10 degree south, north 30 degree north latitudes. The Ganga Brahmaputra are two mighty rivers that flow parallel either side of the Himalayas. Himalayas के साइड, दोनों साइड में चलने वाली ये रिवर है, पैरेलल चलती हैं। Together they form the world's largest, most fertile सुंदरबन डेल्टा, जो मैंने नाम लिया था, ये कहाँ भाई, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये फॉर्म करती हैं, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके एक डेल्टा बनाती हैं। दे ओरिजिनेटेड इन द हिमालय, गंगा की बात हो रही है, हिमालय से ओरिजिनेटेड होते हैं, और इम्पटी टू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके खाली हो जाती है, ठीक है। खाली मतलब ड्रेन वाटर को उस जगह पे जाके मिल जाती है। कहते हैं ना सारी जितनी नदियां होती हैं सारी जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में। तो समुद्र में किस एरिया जाती है, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। They drain the quarter of the territory of India while its basin supports the hundreds of million people. 100 million people की जो लाइफ है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा से चलती है। For most of its course of Ganges flow through the Indian territory, although the large delta in the West Bengal area which shares the Brahmaputra river lies mostly on the Bangladesh. ठीक है, यही जो मैंने बताया कि बांग्लादेश में बेसिकली ये मिलती है, और ये जो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेशन है और जो गंगा का ओरिजिनेशन है, ये दोनों के दोनों अलग हैं। द गंगा राइजेज इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय देखो, हिमालय के 3 रेंजेस है हमारे, है ना, आप जानते होंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं, ग्रेटर हिमालय साइड ऑफ द बॉर्डर विद द तिब्बत, और ये कौन निकलता है तिब्बत से, तिब्बत मानसरोवर लेक से। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, ठीक है। और तिब्बत चाइना से कौन निकलता है, हमारा ब्रह्मपुत्रा, जिसे सांगपो कहते हैं, है ना, चाइना में सांगपो, और इंडिया में आते हैं किस नाम से जाना जाता है, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से। द ट्रू सोर्स ऑफ द गंगा इज कंसिडर्ड टू बी द गोमुख है, जो कि सदर्न पोर्शन ऑफ गंगोत्री, जो उत्तराखंड में, ठीक है। गंगोत्री का जो सदर्न पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, साउथ मतलब नीचे वाला पोर्शन, सदर्न गंगोत्री ग्लेशियर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं गोमुख, ये उत्तराखंड में है, यहीं से गंगा ओरिजिनेट होती है। द अलकनंदा एंड द भागीरथी यूनाइट देवप्रयाग में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग में कौन कौन यूनाइट होती है, पहले तो अलकनंदा रिवर, दूसरा होती है भागीरथी रिवर। जब दोनों मिलती है तो मेन स्ट्रीम जो बनती है उसे कहते हैं गंगा, ठीक है। कहाँ पे मिलती है बेटा, देवप्रयाग में,
देवप्रयाग में मिलती हैं कौन? दो रिवर, पहला है कौन? भागीरथी, और दूसरा कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनती हैं? गंगा। ठीक है, मेन स्ट्रीम हो जाती है ये। द वॉल्यूम ऑफ द गंगा इज इंक्रीजिंग मार्केटली एज रिसीव द मोर ट्रिब्यूटरीज एंड इंटर्स इन अ रीजन ऑफ हैवियर रेनफॉल एंड शोज द मार्क्ड सीजनल वेरिएशन इन द फ्लो। कह रहा गंगा पहले तो एकदम मतलब नैरो होके निकलती है, बाद में प्लेन एरिया में आने के बाद अपने फैलाव को ज्यादा कर लेती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं, गहराई कम हो जाती है। ठीक है, देन द साउथ ऑफ हरिद्वार द रिवर इंटर्स इन द प्लेन। हरिद्वार से ये, हरिद्वार के थोड़ा सदर्न पोर्शन से ये प्लेन एरिया में आती है एंड फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश और यूपी को क्रॉस करते हुए, यूपी को कवर करते हुए वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती हैं। द रिवर यमुना विच फ्लोज साउथ ऑफ द जॉइन इट्स इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो यमुना साउथ से निकलती हैं, वो यमुना भी यहाँ पे आके क्या साउथ डायरेक्शन से यमुना भी आके ऐड हो जाती है। मतलब कौन कौन था भाई? पहला ब्रह्मपुत्र था, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा मिल गए, है ना, प्लस अब यमुना भी मिल गए। अब तीनों रिवर का जो मिलने का पॉइंट है वो कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज, इसीलिए प्रयागराज को क्या बोलते हैं? संगम। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, इसे बोलते हैं संगम। तीन रिवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही so the true source of the Ganges is considered to be the Gomukh, southern of the अलकनंदा भागीरथी यहाँ पे मिल गई, और इसके साथ ही ट्रिब्यूटरीज एंड द प्लेन फ्लोज थ्रू द उत्तर प्रदेश। रिवर यमुना ज्वाइन करती हैं इलाहाबाद में, देन कोर्सेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल में इनके जो कोर्सेज हैं ये स्टेट्स को कवर करती है, किसको? वेस्ट बंगाल और बिहार को। ठीक है, देन एज द गंगेज पासेस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जब गंगा पास करने लगती है बांग्लादेश से, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द साउथ इनटू द रिवर्स वाज डेल्टा। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर हुगली विच पासेस थ्रू कोलकाता। कह रहा है रिवर हुगली जो है वो कोलकाता से पास होती है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर की। ठीक है, देन एंड इंड्स अप इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाती है। क्या बोल रहा है? एज द गंगेज पासेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जैसे ही गंगा पास होना शुरू करती है बेटा, द बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का है, बांग्लादेश के पासिंग है। ठीक है, अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटरीज, छोटे छोटे जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, किसी भी अगर रिवर के ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, मिल जाते हैं मेन रिवर में, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो छोटे छोटे रिवर सारे मिल रहे हैं मेन स्ट्रीम में, ये मेन स्ट्रीम है हमारा बेटा, जैसे गंगा, और जो छोटे छोटे और रिवर्स आके यहाँ मिल रहे हैं इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, सो ब्रांचेस ऑफ टू द साउथ टू द रिवर वास्ट डेल्टा, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी इज द रिवर हुगली। एक इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कोलकाता से पास होती है, दैट इज हुगली एट द एंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। इन द बांग्लादेश द गंगेज इज जॉइंड बाय द माइटी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से ये बांग्लादेश में ज्वाइन होती है। द गंगेज ब्रह्मपुत्र सिस्टम हैज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम अब आपस में मिल चुके हैं, जो रिवर, उनके पास क्या होता है बेटा? हैज द थर्ड ग्रेटेस्ट एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द वर्ल्ड्स रिवर एंड कैरीज अलोंग ह्यूज बॉडीज ऑफ सेडिमेंट्स। कह रहा है दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डिस्चार्ज, पानी डिस्चार्ज करने वाले लोग हैं ये, जो बे ऑफ बंगाल में जाता है और सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स को लाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स में क्या होता है? सेडिमेंट्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स, वो सॉइल का टाइप है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री वैसे रॉक्स होता है, वही सेडिमेंट्री रॉक के जो पार्टिकल्स है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्स, जो मिट्टी में बदल चुका है। ऑन द अदर हैंड द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड एट सांगपो इन तिब्बत, ओरिजिनेट्स एज, यहाँ पे होगा एज, सांगपो के नाम से तिब्बत चाइना से ये ओरिजिनेट होती है एंड फ्लोज ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द हिमालय। हिमालय के जो दूसरे साइड में चाइना का पोर्शन है वहां से पैरेलल हिमालयाज की चलती है और इट इंटर्स इन द इंडियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती हैं। इट टेक अ टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ टर्न लेती है और आसाम में फिर जाती है और इसके साथ बांग्लादेश में ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, चलो मैं फिर से समझाती हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है समझना बेटा
देखिए सबसे पहले क्या, सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है किसको, ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ से निकलता है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक कहाँ है, तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को वहां चाइना में कहते हैं सांगपो, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा सदर्न ऐसे टर्न लेते हुए आते, क्वेश्चन मार्क बनाते हुए कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, सॉरी ब्रह्मपुत्रा नाम से, जैसे इंडिया में आती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद आसाम को कवर करते हुए बांग्लादेश में आते हैं, और बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। द बेसिन हैज अ वैरायटी ऑफ टेरेन एंड कंप्राइजेस द सेमी एरिड valleys in the rain shadow north of Himalayas, densely forest mountains and the highest ranges, Shivalik, foothills and fertile Gangetic plains। ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, और यहाँ पे क्या अच्छे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड साउथ ऑफ गंगेटिक प्लान, गंगेटिक प्लान का जो सदर्न रीजन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, हैव प्लेट्यूज, और यहाँ पे प्लेट्यूज है, हिल्स है, माउंटेन्स है, इंटरसेक्टेड बाय वैलीज एंड रिवर प्लेन। अब यहाँ पे रिवर्स और वैलीज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड्स पे। द इम्पोर्टेंट सॉइल टाइप फाउंड इन द बेसिन आर सैंड, लूमी, क्ले। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है बेसिन में वो क्या है, बेसिकली सैंड है, लूमी सॉइल है और क्ले सॉइल है, ठीक है। दस द कॉम्बिनेशन सच एज द लूम, सिल्टी, क्ले। यहाँ पे अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो इसे बोलते हैं लूम, सिल्टी, क्ले, ठीक है, इन तीनों सॉइल को कंबाइन करने के बाद। देन हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। लेइंग टू द मानसून रीजन, इट हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है, बारिश होती रहती है। देयर हैज अ हॉट समर, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है समर से, दे आर वेरी हॉट, एंड कोल्ड होता है विंटर्स में। ऑब्वियस सी बात है, ठंडी में ठंडी होगी, गर्मी में गर्म होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते ठंडी में गर्मी होती है। दुनिया का कोई ऐसा देश और कोई ऐसा जगह नहीं है जो गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म रहे, ठीक है। हर कहीं का मौसम ऐसा ही चलता है, अगर सनलाइट पड़ेगी तो गर्मी होगी। एंड हैवी रेन फ्रॉम द मिड जून टू सितंबर, जून टू सितंबर में हैवी रेन होता है। ये तो बेटा यूपी में भी होता है जून टू सितंबर में बारिश, और राजस्थान में भी यही है, ठीक है। देन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, एनिमल और प्लांट वर्ड, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़े। प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्लोरा एंड फौना, तो भी सही होता है ना। सो द हायर रीचेस ऑफ द उत्तराखंड, उत्तराखंड के में जाने के बाद, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कवर करने के बाद कोनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। कोनिफरस मतलब कोन इन शेप, ठीक है। जैसे क्रिसमस ट्री होता है कोन शेप का होता है, ठीक है, वैसे होता है जैसे कि पाइन, देवदार एटसेट्रा, जैसे पाइन और देवदार के ट्रीज, ठीक है, ये पाए जाते हैं। द प्लेन हैव डिसिडियस फॉरेस्ट, लेकिन प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया होता है यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में, यहाँ फर्नीचर का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस फॉरेस्ट में, ठीक है, मतलब इस फॉरेस्ट का इस्तेमाल फर्नीचर में ज्यादा होता है। देन शेड देयर लीव्स इन समर्स, ये समर्स में बेसिकली अपना शेड, डेसिडियस फॉरेस्ट समर में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब गर्मी का मौसम इसमें पता चलता है इस फॉरेस्ट में, जबकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं पता चलता है। द प्लेन कॉमनली हैव ट्रीज ऑफ टीक, जो प्लेन एरिया है वहां पे, जैसे यहाँ पे जहाँ पे कोनिफरस फॉरेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पाइन होते हैं, फिर होते हैं और देवदार होते हैं, देवदार के वृक्ष, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में क्या क्या पाए जाते हैं, टीक, साल, पीपल, बनियान। बनियान जो कि हमारा बनियान ट्री क्या है, नेशनल ट्री है, ठीक है। देन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन आर द थिक बैम्बू ग्रोस, लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा रीजन में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर की मेजोरिटी है, वहां पे बेम्बूज मतलब बांस, भाई आपने जाना होगा बांस क्या होता है, तो बांस ग्रो होती है। द रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन हैज द मैनग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे रिवर्स वगैरह है। मैनग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली टाइडल फॉरेस्ट पे भी बेस करता है, मतलब जहाँ पे टाइड्स आते हैं, ठीक है, इसलिए देखने को मिलता है। देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द बेसिन, बेसिन में ढेर सारे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट आर द
राइनोसोर्स होते हैं, हिपोपोटामस होते हैं, बंगाल टाइगर होते हैं एंड क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स भी आते हैं और एंड द वेस्टर्न साइड्स हैव द मंकीज, एलिफेंट्स, मेनी वैरायटीज ऑफ एंटीलोप फैमिली। देखो अब ईस्टर्न साइड में क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो क्रोकोडाइल होगी जो कि पानी में रहते हैं, एलिगेटर्स भी होंगे, बंगाल टाइगर होंगे, हिपोपोटामस होंगे, दरियाई घोड़ा जो कि पानी में ही रहता है। जबकि अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड की तो यहाँ पे ऐसे जानवर है जो थोड़े सूखे में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मंकीज पानी में तो नहीं रहते, कभी कभी नहाते हैं बस। एलिफेंट्स भी बिना, ऐसा तो नहीं है कि पानी में ही रहती हैं, ठीक है। द वैरायटी ऑफ एंटीलोप्स, एंटीलोप्स मतलब होता है लकड़बग्घा, है ना। एंटीलोप्स मतलब बारहसिंघा भी होता है, बारहसिंघा ही होता है, ठीक है। फैमिली एटसेट्रा। द रिवर हैव द प्लेंटी ऑफ फिश, कुछ फिश भी पाए जाते हैं जैसे रोहू, कातला एंड हिल्सा। डॉल्फिन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, स्पॉटेड है रिवर गंगा में, ठीक है। ये हो गया हमारा गंगा में पाए जाने वाले, गंगा ब्रह्मपुत्रा के पास पाए जाने वाले क्या है, ये एनिमल्स थे। पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और यहाँ के लोग किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। द बेसिन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 500 मिलियन, 500 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, मेकिंग द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में रिवर के किनारे इतना पॉपुलेशन नहीं होगा जितना गंगा के किनारे रहते हैं, ठीक है। द प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ का इसलिए एग्रीकल्चर है, क्यों, क्योंकि लोग रहते हैं और जब आपको फर्टाइल सॉइल मिल रहा है, रिवर का पानी मिल रहा है तो एग्रीकल्चर बेस्ट है। टू द हाईली फर्टाइल लैंड, हाईली फर्टाइल है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी पेरिनियल रिवर्स, और बाकी भी जो पेरिनियल रिवर्स है उनकी भी प्रेजेंस है। द राइस बेसिकली यहाँ पे ग्रोन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा चाहिए और राइस को भी पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी की अवेलेबिलिटी है। जैसे कि मान लो पानी जहाँ पे नहीं है वहां पे जैसे मेज वगैरह या मोटे अनाज, सीरियल्स वगैरह ये सब लगा देते हैं, ठीक है। बाजरा, ज्वार ये सब लगा देते हैं क्योंकि इन्हें पानी की कम जरूरत होती है। वीट लगा देंगे, वीट को भी थोड़ा सा पानी ठीक ठाक चाहिए पर राइस के जितना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमें ज्यादा पानी चाहिए तो हम राइस लगा सकते हैं, ठीक है। बट वीट इज ऑल्सो ग्रोन इन द ड्रायर एरिया, जो थोड़ा सा सूखा हुआ एरिया है, ज्यादा पानी में तो वीट हो नहीं पाएगा, पानी ज्यादा पानी होती है अगर कहीं पे तो वहां पे राइस वगैरह अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ड्राई एरिया है वहां पे वीट भी हो जाता है। इन द डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन है वहां पे जूट की खेती होती है, जैसे कि आसाम, बंगाल, उत्तराखंड में टी प्लांटेशन भी होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पानी ठीक है, वेजिटेशन भी ऐसा है कि जो कि टी के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये हिली एरियाज है, यहाँ पे चावल वावल इतना ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फूड क्रॉप्स ऑफ द राइस, व्हीट एंड मिलेट्स, कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कुछ कैश क्रॉप भी जैसे कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ऑयल सीड मतलब तेल बनाने वाली जिस भी चीज से तेल बनता है, जिस क्रॉप से, वो हो गई। और देयर आर आल्सो ग्रोन अलोंग बैंक ऑफ द रिवर, ये सारे कैश क्रॉप मतलब राइस, व्हीट, पहला राइस हो गया, दूसरा व्हीट हो गया, तीसरा कॉफी हो गया, चौथा टी हो गया, पांचवा कैश क्रॉप लाइक शुगर केन और ऑयल सीड्स, ये इतने ढेर सारी क्रॉपिंग्स हो जाती है। अब चाहिए ही क्या, है ना। तो लगुम्स, चिलीज, मस्टर्ड और सीशम और आल्सो ग्रोन इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में ये भी होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ढेर सारी यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इंडस्ट्री तो चाहिए ही उस चीज के लिए, ठीक है। लाइक शुगर इंडस्ट्री है यहाँ पे, टी इंडस्ट्री है यहाँ पे, और इस एरिया में काफी ज्यादा फ्लरिश भी करता है, ठीक है। जैसे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे है जो कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही है। फिशिंग भी एक अनदर इंडस्ट्री यहाँ पे, जैसे फिशिंग वगैरह होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी इसलिए होती है क्योंकि पानी है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मछलियां आसानी से होंगी। जब मछलियां आसानी से होंगी तो ठीक रहेगा, है ना। उसको मच्छी चावल खाएंगे फिर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, है ना। एज द एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज क्लोजली लिंक्ड विद द एनिमल से बेसिकली लिंक्ड करते हैं। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है हैज ऑलवेज बीन क्लोजली लिंक्ड विद एनिमल्स के साथ इनका एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कंप्लीमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली एनिमल्स और एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। एंड दस द सेंटर्स ऑफ द डेयरी, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन भी होता है और लेदर का वर्क भी होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टूरिज्म की। ये देखिए, ये इमेज आपको दिख रही है, इमेज में कितना ज्यादा आप देख रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना। तो ये देखिए टूरिज्म का नतीजा है एक तरीके से। फिर भी कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे टूरिज्म के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ड हमने देख लिया। अब पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख लिया। टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म इज द
टूरिज्म इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर, एनिमल हर्डिंग के अलावा टूरिज्म भी होता है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल, बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना के बैंक में रिवर के किनारे, यमुना रिवर के किनारे कौन बना है? आगरा में ताजमहल, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है। द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ गंगेज में एक्सीड दैट एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा का एक अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एंड इट हैज बीन revered from the earlier time, today regarded as the holiest river by the Hindus। हिंदूज के द्वारा इसे एक हॉली रिवर बताया जाता है, क्योंकि एक तो इसका पानी खराब नहीं होता, ये तो लॉजिकल है ना, वेरी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। इसमें एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पानी को बिल्कुल क्लीन रखते हैं। और दूसरे यहाँ पे जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी है कि गंगा को शिव जी के जटा से फिर है ना दोबारा अर्थ पे लाया गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज से आ रही थी, तो शिव जी ने उसे अपने जटा में धारण कर लिया था। तो ये सारी चीजें हैं। इट हैज अ नंबर ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल लोकेशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीजियस और हिस्टोरिकल लोकेशंस है जो कि ट्रेवलर्स को, पूरे वर्ल्ड के ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है जिनका एक तरीके से अटेंशन ज्यादा नेचुरल चीजों पे जाता है, या नेचुरल चीजों को पसंद करते हैं, वो यहाँ पे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एनिमल सेंचुरीज को देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दिस रीजन सपोर्ट्स अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे काफी ज्यादा हाई डेंसिटी है, पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज ऑफ एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत और काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। यहाँ पे क्योंकि आसानी से काम वगैरह किसी से करवा सकते हैं, कम पैसे में हो जाता है, इतना ज्यादा पैसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड है, लोग इजिली अवेलेबल है काम करने के लिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी यहाँ पे अच्छा हो गया है। अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो कम अप इन दिस एरिया। इस एरियाज में नंबर ऑफ अलग अलग इंडस्ट्रीज भी हमें देखते हैं। टाउन लाइक कानपुर, जैसे कानपुर, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता एटसेट्रा, यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हो गए अभी। कौन कौन से? पहला कानपुर, दूसरा पटना, तीसरा इलाहाबाद, ठीक है। लैंड इज इंटेंसली कल्टिवेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग एक चैलेंज आ गया है कि हम फूड की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। एंड there is a lot of pollution in the Ganga and government along with the NGOs, NGOs मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंटल तो नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं बनी है, पर फिर भी वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, समाज में अच्छे काम करती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, ठीक है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी क्लीनिंग का काम कर रही हैं, जो डस्ट वगैरह जो पॉल्यूशन हो गया है हमारे रिवर में। एंड मेनी स्टेप्स टू सेव रिवर फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स, अलग अलग पॉल्यूटेंट से सेव करने के लिए रिवर्स को स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन द वन हैंड, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऑन द अदर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द menace which disastrous to the marine environment of the Ganga and its tributaries। कह रहा है एक तरफ मान लिया कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलके एनजीओज और गवर्नमेंट मिलके अलग अलग काम कर रही हैं ताकि रिवर को साफ रखा जा सके, पर पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए, पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी बात नहीं सुनते हैं, या जो अनपढ़ उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे ऐसी सोसाइटी है ना कि कभी आप किसी को अच्छा सिखाओगे तो सीखेगा नहीं, इसलिए उसको ना टेढ़ा करके समझाना पड़ता है। तो वही बता रहे कि एजुकेशन, अवेयरनेस और ढेर सारी रैलीज, कैंपेन, ये सब तो ठीक है आप जो करते हो अवेयरनेस के लिए, बट एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए, पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज का क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था क्या? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।